गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से एक करंट कंडक्टिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है और उसके हम लोगों ने डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था और हमने उसके लिए डेरिवेशन भी डिराइव किया था। उस डेरिवेशन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था F = I/L/B sin थीटा। तो ये हम लोगों ने देखा था। तो हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसका हम लोग कर देते हैं रिकॉल में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हमारे पास एक क्या है, एक कंडक्टर है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये कहां पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो यहां पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लग रहा था, I/L/B sin थीटा, ये फोर्स लग रहा था। इज इट क्लियर? ये फोर्स को हमें ध्यान में लेके चलना है, ठीक है बच्चे। ये तो यहां पर इस चीज को वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था I/L/B। इज इट क्लियर? ये इस फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर से बच्चों हम लोग को एक बात पता चल गया है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगता है फोर्स, और वो फोर्स कितना लगता है, F = I/L/B sin थीटा। यानी वो फोर्स डिपेंड करता है उस कंडक्टर के करंट पर और उसके लेंथ पर, और डिपेंड करता है वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इज इट क्लियर? समझना इस बात को ध्यान से। ये जो फोर्स है किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के करंट पे। ध्यान रखना, मेरे शब्दों पे, मेरे सेंटेंस पे ध्यान देना। मैंने बोला फोर्स डिपेंड करता है कंडक्टर के करंट पर, डिपेंड करता है लेंथ पर, और डिपेंड करता है हमारा किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर का नहीं, किसी दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? इसी चीज को रेफरेंस लेके हम आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पे लिखा फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था उसमें सिंगल कंडक्टर की बात थी, सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर की बात किया था हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, दोनों पैरेलल भी हो सकता है उसमें करंट, या करंट क्या हो सकता है, एंटी पैरेलल भी। जब पैरेलल करंट होगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जब एंटी पैरेलल होगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो हम लोग उसका इस टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं थोड़े से हिस्टोरिक बैकग्राउंड के। तो एम्पियर नाम का एक फिजिसिस्ट था, एम्पियर याद रखना, वही जिसका ऐसा यूनिट, करंट का ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर, वही एम्पियर। इज इट क्लियर? एम्पियर ने 1820 मतलब 1820 ईस्वी में सबसे पहले इस एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ किया नहीं, उसने बोला कि उसने देखा कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों को लगभग इतने डिस्टेंस पे रखा कि ये इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये आ जाए और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये आ जाए। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो उसने देखा इस एक्सपेरिमेंट में क्या, दोनों एक दूसरे से आपस में क्या होगा, चिपक गया। यानी कि दोनों के बीच में क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा। कौन सा फोर्स लगा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा। तो यहां से उसने इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे ये बोला कि अगर दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर को एक रिस्पेक्टिव डिस्टेंस पे रखा जाए तो दोनों में अगर करंट पैरेलल चल रहा है तो दोनों एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से दोनों कंडक्टर आपस में क्लोज आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। इज इट क्लियर? फिर उसने इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से परफॉर्म किया। दूसरे तरीके से क्या किया कि एक में एंटी पैरेलल करंट रखा, मतलब एक में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में और एक में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गया। दोनों को फिर से वही रिस्पेक्टिव डिस्टेंस पे रखा और दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, दूर हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया, तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एम्पियर ने। कब किया, 1820 ईस्वी में। तो इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे वो कहने के लिए एबल हो गया कि दो पैरेलल कंडक्टर है, अगर दोनों में पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों के बीच में फोर्स एक्ट होता है। कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है लेकिन उसके करंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो वहां भी फोर्स एक्ट होता है, लेकिन दोनों में किस तरह का फोर्स देखने को मिलता है, रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलता है, एक दूसरे से दूर जाता मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू, हालांकि ये कंडक्टर का सेगमेंट के फॉर्म में है, सेगमेंट हमारा एक कंडक्टर यहाँ है, दूसरा कंडक्टर यहाँ है, एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है। तो आते हैं पहले कंडीशन को समझते हैं। पहला कंडीशन अगर हमें समझ में आ गया बच्चे तो दूसरा कंडीशन भी बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है, ये हमारा ये है। इज इट क्लियर? तो अब यहां देखो मेरे पास एक कंडक्टर ये है A और B, याद रखना ये कंडक्टर है लॉन्ग इनफाइनाइट करंट, इनफाइनाइट लेंथ का ये करंट है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनफाइनाइट लेंथ का हमने बताया था पहले ही कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि कंडक्टर में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लगभग वो 0 के बराबर होता है। हम ये मान के चलते हैं कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को इग्नोर करके चलेंगे, कितना लंबा है। इज इट क्लियर? ये भी लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ का क्या है हमारे पास कंडक्टर, ये भी है, दोनों सेम कंडीशन वाला कंडक्टर है। देखो हमारे पास एक कंडक्टर, इस डायग्राम को अच्छे से समझ जाओगे तो अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से हमारे पास दो कंडक्टर है,
कंडक्टर कौन सा है, एक कंडक्टर है AB और दूसरा कंडक्टर है CD। इज इट क्लियर? दोनों को मैंने पैरेलली इस तरीके से रखा और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। याद रखना, इसको रखा कुछ इस तरीके से है कि AB में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 है और CD में जो करंट फ्लो हो रहा है I2 है, और इसको रखा कुछ इस तरीके से कि I1 की वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसके मैग्नेटिक फील्ड में CD आ जाए और CD की वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या आ जाए, AB आ जाए। इज इट क्लियर? तो आते हैं, चलो ये बात का ध्यान में रखना है। अब मैं एक चीज बताता हूं, ये देखो AB को देखो जरा ध्यान से, दिस इज AB। AB में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। I1 क्या बना रहा होगा, I1 की वजह से अपने इसके अराउंड में क्या बन रहा होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी करके रखा है। क्या स्टडी करके रखा है? करंट या फिर मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि I1 इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसका है मैग्नेटिक फील्ड, तो किसका है, AB कंडक्टर का है। AB कंडक्टर में जो करंट फ्लो रहा है I1, उसकी वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ है। मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया ये, और इस करंट का डायरेक्शन क्या, सॉरी इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। तो जिस डायरेक्शन में करंट है हमको वहां दिखा दी, इस डायरेक्शन में थंब, और बाकी सारी उंगली इस तरीके से कर्ल हो गई। तो AB कंडक्टर की वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा है। इज इट क्लियर? इसका डायरेक्शन देखो कैसा है, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इस हिस्से से, ये बोर्ड के इस हिस्से से ये बाहर निकलता हुआ दिखेगा और हिस्से में क्या जाता हुआ दिखेगा, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड का B1। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है AB कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में CD कंडक्टर रखा हुआ है। इज इट क्लियर? और CD कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मैग्नेटिक फील्ड, AB के मैग्नेटिक फील्ड में CD करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यानी कि AB का मैग्नेटिक फील्ड B1 इस करंट कैरिंग कंडक्टर CD के करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे क्या लगाएगा, फोर्स। तो ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में B1 मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाएगा, CD करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन कहां पे होगा फोर्स का, देन हमें किसका यूज करना है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये 3 उंगली को इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। देख लो, 4 फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाई वी नीड टू कीप द 4 फिंगर लाइक दिस, अंदर की तरफ हमें दिखाना है। एंड सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा ऐसे, और बाकी ये सारी उंगली किधर दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स इधर लग रहा है। तो फोर्स को हमने जो इंडिकेट किया F2 क्यों किया, क्योंकि दूसरे पे फोर्स लग रहा है, दूसरे कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाई हमने क्या लगाया F2। और B1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि B1 किसका मैग्नेटिक फील्ड है, पहले वाले कंडक्टर का है, इसलिए फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, F2। इज इट क्लियर? उसी तरह देखा मैंने अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लगने का मतलब ये हुआ ये वायर उधर जाएगा या इधर आएगा, आपको CD कंडक्टर AB की क्लोज आ जाएगा। उसी तरीके से इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट को भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा जो CD कंडक्टर उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है I2, इसका मतलब ये हुआ कि CD कंडक्टर भी अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो CD करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज B2, वो मैंने क्या ले लिया, B2। और मैक्सवेल के राइट हैंड रूल यूज करके हमने इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट किया। तो यहां से ये बोर्ड के अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और यहां से ये बाहर आता हुआ दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज व्हाई कि हमने इसको डॉट वाले पॉइंट से इंडिकेट किया और इसको क्रॉस वाले पॉइंट से इंडिकेट किया। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है इस पॉइंट पे, और यहां पे रखा हुआ है, मतलब CD कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है, AB। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ CD का मैग्नेटिक फील्ड B2 किस पर फोर्स लगाएगा, पहले वाले कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा। तो किधर लगाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगेन हमें क्या लेना है, मैक्सवेल का फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, बाहर की तरफ है, और करंट कहां पे, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये 4 फिंगर बाहर की तरफ रहेगा। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ AB का कहां, ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से ऐसे यहां से देखो, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स कहां लग रहा है, उस डायरेक्शन में। तो ये देखो, ये फोर्स लग रहा है हमारा इस तरफ फोर्स लग रहा है, यानी एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे। तो दोनों कंडक्टर कहां जाना चाहेगा, एक दूसरे से दूर या पास, ऑफ कोर्स क्लोज जाना चाहेगा। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गया, अगर दो कंडक्टर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस पे रखा है, कौन सा रेस्पेक्टिव डिस्टेंस, ऐसा रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कि पहले वाले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला कंडक्टर आ जाए और दूसरे वाले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में पहला वाला आ जाए, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और दोनों में करंट क्या हो रहा है, पैरेलली फ्लो हो रहा है। तो दोनों में कौन सा फोर्स एक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होगा। और इस बात को सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंटली साबित किया, तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसको सबसे पहले साबित किया 1820 ईस्वी में
एम्पियर ने। इज इट क्लियर? अच्छा ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां तो हमने इसके नेचर को समझ लिया। और सेम यही कॉन्सेप्ट उसमें भी लगाएंगे अगर एंटी पैरेलल हो तो। अगर करंट ऊपर जा रहा हो और एक का करंट ऊपर जा रहा हो, दूसरे का करंट नीचे आ रहा हो, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके देख लेंगे फोर्स कहां जा रहा है, बाहर या अंदर। ऑफकोर्स बाहर जाता हुआ दिखेगा, रिवर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो याद रखना, पैरेलल करंट अगर फ्लो हो रहा है, दोनों कंडक्टर एक दूसरे के रेस्पेक्टिव डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर दोनों पैरेलल का कंडक्टर है बट करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है वो एंटी पैरेलल है, यानी एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर लेगा। इज इट क्लियर? किसी यहां तक समझ में आ गया? किसी एक का हम लोग मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही सबके लिए यूज होगा। इज इट क्लियर? किसी एक का तो मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी ये फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, ये फोर्स लग कितना रहा है। दूसरी बात है कि हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इनके करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, उस पे जो फोर्स लगा रहा है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी हम लोग इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं बच्चे। सबसे पहले जो हमारा लिखना होता है, क्या लिखना होता है? लिख दो, लेट अस कंसीडर या let us consider two current carrying conductors are kept at the distance r। देखो दो कंडक्टर है, ये और ये। तुम जानते हो ए बी कौन सा कंडक्टर है? फर्स्ट कंडक्टर है ये। ए बी फर्स्ट कंडक्टर है और सी डी हमारा कौन सा है? सेकंड कंडक्टर। इज इट क्लियर? अब देखो इसमें से ए बी में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2। ये ध्यान में लेके चलना है। और ए बी में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है? B1। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कितना है? B2। ठीक है, ए बी पर लगने वाला फोर्स F1 है और B2 पर लगने वाला CD पर लगने वाला फोर्स क्या है? F2 है। ये ध्यान में लेके चलना है। इज इट क्लियर? बस ये थोड़े बहुत लैंग्वेजेस लिखने हैं, ये तुम लोग अपने लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था, ए बी और सी डी दोनों ये कौन सा कंडक्टर है? लॉन्ग इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान में रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंट्रल पार्ट पे हम लोगों ने, जब याद करो इसमें से फार्मूला हम लोगों ने जो लगाया था, इसके लिए जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया था, B = μ0I अपॉन 4πr, क्या था? sin φ1 प्लस sin φ2। ये हम लोगों ने यूज किया था, ये फार्मूला याद होगा। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है, इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए B = μ0I अपॉन 4πr sin φ1 प्लस sin φ2 का फार्मूला यूज किया था। बट यदि हम φ1 = क्या लिख दे? φ2 = 90, ये तब लगाते थे जब इतना बड़ा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कहां फाइंड आउट करना होता था? नियर द कंडक्टर जब फाइंड आउट करना होता था, तो φ1 और φ2 कितना होता था? 90 sin 90 प्लस 90 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा 2πr। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो एक बात समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी कंडक्टर, ड्यू टू ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है? B1। कितना प्रोड्यूस हो रहा है? B1। तो हमने लिखा B1, क्योंकि ये कौन सा कंडक्टर है? ए बी इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था नियर द कंडक्टर। तो नियर द कंडक्टर हम लोग पढ़ के रखे हैं μ0I अपॉन 2πr। व्हाट इज द डिस्टेंस? r। ये r है, देख लो ये r है। और B1 μ0I, ये B1 करंट, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड, ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? I1 की वजह से। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे I1। इज इट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो B1 मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा है? CD रखा है। क्या रखा है? CD। तो यहां पे लिखेंगे CD is kept in B1 में रखा है। तो B1 में रखा है, तो B1 CD पर कौन सा फोर्स लगा रहा है? F2। कौन सा लगा रहा है? F2। तो वहां पर F2 जाएंगे, तो F2 के लिए फार्मूला लगाएंगे। F2 = हम लोगों ने फार्मूला पढ़ के रखा है, क्या कल ही पढ़ा था? ILB sin थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। ध्यान रखना, F2 फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? B1। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? B1। तो इसीलिए यहाँ F2 = ILB sin थीटा लिखा है।
तो यहाँ पर जो हमारा B1 है, B1 यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि इसी B1 की वजह से कौन प्रोड्यूस हुआ है, F2, इसीलिए मैंने लिखा। इज इट क्लियर? अच्छा, करंट यहाँ कौन सा करंट लिखा जाएगा सर? देखो CD जो कंडक्टर है इस पे करंट, इसमें देखो ये जो CD कंडक्टर है इसमें फोर्स तब लगाना जब इसमें करंट फ्लो हुआ होगा। तो कौन सा करंट फ्लो हुआ? I2, याद रखना। तो याद रखना हमेशा B1 CD पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन तब लगा रहा है जब CD में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर हो जाएगा I2। इज इट क्लियर? और थीटा का वैल्यू हमने ले लिया 90। थीटा का वैल्यू क्या ले लिया हमने? 90। मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। क्यों लिया मैंने 90? हम लोगों ने पढ़ के रखा है। क्या पढ़ के रखा है? याद करो जरा। थीटा इज इक्वल टू 90 हमने इसीलिए लिखा क्योंकि F इज इक्वल टू, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो L और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L और B एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो फोर्स भी एक दूसरे का क्या लग रहा होगा? परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो ये फोर्स एक्ट होता है, परपेंडिकुलरली एक्ट होता है। किसका? तो यानी कहने का मतलब ये हुआ L और B के बीच में बनने वाला जो एंगल है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। दैट इज व्हाई वी टेक 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू I2L B1। इज इट क्लियर? चूंकि sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आ गया समझ में? इज इट क्लियर? आई थिंक लगता है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। बहुत इजी है F2। अब हमारे पास ये आ गया, तो हम जानते हैं इस चीज को। F2 इज इक्वल टू अगर हमें निकालना हो तो दिस इज I2, यहां पर है I2। देख लो अच्छे से, I2 वैल्यू मैंने रखा L, और L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, वो मैंने कॉमन लिया। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हमारा जो कंडक्टर है वो कैसा है? लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिक्ट कंडक्टर है। तो इसीलिए दोनों का लेंथ हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, L ले लिया। और B1 का जो वैल्यू हमें पहले से पता है 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। तो B1 की जगह पे मैंने क्या रखा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो फोर्स जो तुम्हारे पास निकलेगा F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, और इनटू में क्या हो जाएगा? L। दिस इज द फोर्स ड्यू टू B1। ये जो फोर्स आया, ध्यान से देखो, फोर्स म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू L। ये जो हमारा फोर्स आया म्यू नॉट I1 I2, मतलब यहाँ पर दो करंट यूज हो रहा है। दो करंट, कौन सा करंट है? I1 करंट किसकी वजह से? पहले वाले कंडक्टर की वजह से। I2 करंट किसकी वजह से? दूसरे वाले कंडक्टर की वजह से। ठीक है? और I1 ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो I1 ने जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन आया? दूसरा कंडक्टर आया, CD आया। और CD में जो करंट फ्लो हो रहा था वो था कौन सा? I2 था। इस I2 की वजह से इसमें क्या लगा? फोर्स लगा। तो याद रखना, I1 ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर क्या लगाया? फोर्स एक्ट कराया। कितना? F2। उसकी वजह से ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आया। इस हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि ये फोर्स हमने इस पॉइंट पे निकाला। हमारा वायर है क्या? लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है। तो इस तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर है, तो हम इसके अगर पर यूनिट लेंथ पे निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर निकलेगा F इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, हम मान लेते हैं स्मॉल f, पर यूनिट लेंथ, छोटे से लेंथ पर कितना लगेगा? F2 बाई क्या हो जाएगा? L। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। ये हमारा हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका सर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आएगा वो दोनों ही कंडक्टर के करंट पर डिपेंड करेगा। I1 पे भी करंट करेगा और I2 पे भी डिपेंड करेगा, और इवन उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? ये डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब ये हुआ I1 अगर ज्यादा होगा तभी फोर्स ज्यादा होगा, I2 अगर ज्यादा होगा तभी फोर्स ज्यादा एक्ट होगा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे कंडक्टर का तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे एक मजेदार बात क्या है, ध्यान से सुनो। फोर्स जो लग रहा है, अब तुम चाहे फोर्स F2 निकालो तब भी यही आएगा, F1 निकालो तब भी यही आएगा। जिस भी कंडीशन में फोर्स निकालना चाहोगे हमेशा यही आएगा। बस यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर इधर से जो फोर्स लग रहा है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में बराबर होगा। F1 किसके बराबर हो जाएगा? F2 के बराबर। मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर होगा, बट डायरेक्शन दोनों का क्या होगा? अलग अलग। इसीलिए हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, F1 बराबर माइनस F2। ये है हमारा इस तरीके से। इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों ने आज जो स्टडी किया, ये हमारा स्टडी था फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इज इट क्लियर? लास्ट में रिकैप लगा देते हैं, ध्यान से सुना, रिकैप बहुत जरूरी है। देखो रिकैप में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ये समरी है थोड़ा सा आज की क्लास का। हमारे पास दो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर AB और CD।
दोनों को मैंने इस तरीके से रखा कि पहले वाले कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर आ जाए और दूसरे वाले मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा उसमें पहला कंडक्टर आ जाए। हमने कुछ इस तरीके से रखा और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। इज इट क्लियर? हमने देखा कि पहले वाले कंडक्टर में जो करंट फ्लो रहा I1, उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है V1। हमने उसके डायरेक्शन को दिखा दिया, डायरेक्शन यहाँ पे बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसा कि मैंने बताया कि इस V1 में कौन रखा है, CD रखा है, दूसरा कंडक्टर रखा है, और दूसरे कंडक्टर में भी कौन सा करंट फ्लो रहा, I2। तो इसका मतलब ये हुआ V1 मैग्नेटिक फील्ड में I2 करंट फ्लोइंग का जो कंडक्टर है रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 I2 वाले कंडक्टर पे क्या लगा देगा, फोर्स लगा देगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखा वो फोर्स का डायरेक्शन F2 इस डायरेक्शन में है। तो इससे ये बात पता चला कि दोनों कंडक्टर अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है या डिफरेंट करंट भी फ्लो हो रहा है तो हम ये चीज देखेंगे, अगर करंट उसका पैरेलल जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगर उसका करंट एंटी पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ये हमारा था और इसके लिए हमने जो मैथमेटिकल डेरिवेशन फाइंड आउट किया, F2 = म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू L। पर यूनिट लेंथ हमने इस तरीके से निकाला। इस फार्मूले से हमें ये बात समझ में आ गया, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है दोनों कंडक्टर के करंट पर और उनके बीच के डिस्टेंस पर। ठीक है बच्चे, ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था और हमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया। इसके बहुत सारे यूजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। कभी तुम जाना हाई टेंशन वायर को देखना, 3 फेज ट्रांसफार्मर जहां लगे होते हैं उसके तीनों वायर एक दूसरे के रेस्पेक्टिव डिस्टेंस पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है कि पहले वाले वायर का दूसरे वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में ना आ पाए। अगर आ जाएगा तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स देखने को मिलेगा, जिससे शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जितने भी हाई टेंशन वायर हैं दोनों को इतने डिस्टेंस पे रखा जाता है कि पहला वाला वायर दूसरे वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में ना आए और दूसरे वाले के मैग्नेटिक फील्ड में पहला वाला वायर ना आए। तो आई थिंक मुझे लगता है बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।